हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक वंस अगेन इन माय केमिस्ट्री क्लास। और शाहू स्क्रीनिंग के लिए हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं आज। नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वैसे क्या है ये चैप्टर, देखो 10th स्टेट बोर्ड में नहीं है, 10th सीबीएसई में है और स्टेट बोर्ड 9th में है। तो दोनों ही लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शाहू क्वेश्चन पूछता है वो स्टेट बोर्ड के 8, 9, 10th तीनों से पूछता है, और बाकी सीबीएसई का भी मान के चलिए 10th और 9th से मिक्स क्वेश्चन पूछ लेता है काफी सारे। तो क्योंकि ये 9th स्टेट बोर्ड में है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और 10th की सीबीएसई में भी है, तो इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। और 2 से 3 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, मैंने देखा जनरली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट होते क्या हैं। क्या है ये? क्या ये एलिमेंट है, आयन है, कंपाउंड है? कंपाउंड है। ठीक है, तो शुरुआत होगी सबसे पहले कंपाउंड से। हमें पता है कि एसिड बेस एंड सॉल्ट जो होते हैं वो कंपाउंड होते हैं। तो कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या है? कंपाउंड है प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट और कंपाउंड दोनों के दोनों प्योर सब्सटेंस होते हैं। पहली बात ये है प्योर सब्सटेंस। क्लियर? जो बना है वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से, ऐसा भी बोल सकते हैं कि कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो बना होता है एक जैसे मॉलिक्यूल से। और ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बनता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ फिक्स रेशियो। यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स फिक्स रेशियो में जब कंबाइन करते हैं दे मेक कंपाउंड्स। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके, अब जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं H2O, तो ये कंपाउंड है। हाँ, और एक बात हमेशा याद रखना, एवरी कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल। हर कंपाउंड अपने आप में एक मॉलिक्यूल तो होता ही होता है। क्लियर? लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। हर कंपाउंड मॉलिक्यूल है लेकिन हर मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देखो, समझो होता क्या है। मॉलिक्यूल कैन बी टू टाइप, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड द सेकंड वन इज हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे होमो यानी कि एक जैसे, सेम, तो एक जैसे एटम से मिलकर, जैसे O2, N2, Cl2, O3, H2, ये सारे के सारे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं। इसके अलावा जो नोबेल गैसेस होती हैं वो भी हमारी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम। इनको भी हम मॉलिक्यूल ही मान लेते हैं, क्योंकि जो आर्गन, क्रिप्टॉन, हीलियम और ये जो नियॉन वगैरह हैं, ये सब नोबेल गैसेस हैं। इनकी वैलेंसी 0 होती है, ये किसी से रिएक्शन करती नहीं है, तो यानी कि किसी के साथ कंबाइन होती नहीं है। तो ये अपने आप में अकेले ही इंडिपेंडेंट हैं, एग्जिस्ट हैं, ठीक है ना, स्टेबल हैं। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में रह सकते हैं, बाकी गैसेज इस फॉर्म में रहती हैं। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम हो अलग अलग, जैसे कि H2O, CO2, NH3, H2SO4। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं हमारे हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये कंपाउंड भी हैं। ये सारे कंपाउंड भी हैं और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि all compounds are molecule, but all molecule cannot be compound, because homoatomic molecules cannot be considered as compound, because they are made up of only one type of atom, and compound need at least two different type of atom. So heteroatomic molecules are compound, but homoatomic molecule cannot be compound. Okay, ये बेसिक चीजें जो पता होनी चाहिए सबको। ठीक, तो कंपाउंड देख लिया। अब कंपाउंड को नेचर के हिसाब से देखो, कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अगर किया जाए, कंपाउंड कितने टाइप के हो सकते हैं? तो किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन बहुत अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। बात समझ आ रही है? किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन काफी अलग अलग तरीकों से किया जा सकता है। अब क्लासिफिकेशन होता कैसे है? किसी भी चीज की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई किसी भी चीज में जो प्रॉपर्टी है उसी के बिहाफ पर हम उसके क्लासिफिकेशन कर देते हैं। अब किसी भी चीज में क्लासिफिकेशन मतलब प्रॉपर्टी कोई एक दो तो होती नहीं है भाई, काफी सारी प्रॉपर्टी हो सकती है, इसीलिए क्लासिफिकेशन भी काफी तरह के हो सकते हैं। तो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन किन किन तरीकों से किया जा सकता है? नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। कंपाउंड का सोर्स क्या है? अगर सोर्स के बेसिस पे देखा जाए तो कंपाउंड दो तरह के हो सकते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक। ठीक है ना, ये फंडामेंटल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आई डोंट नो आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर भी यहाँ पे पढ़ लो। तो सोर्स के बेसिस पे करोगे तो कंपाउंड कैन बी टू टाइप, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। दूसरा हो सकता है हमारा
केमिकल बॉन्ड के बेसिस पे कि कंपाउंड के अंदर केमिकल बॉन्ड कौन सा है। ठीक है, केमिकल बॉन्ड के बेसिस पे कंपाउंड मेनली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं आयनिक कंपाउंड और एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड। ओके, इसके अलावा नेचर के बेसिस पे, अब नेचर का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे नेचर का मतलब है कि लिटमस पेपर के साथ वो कैसा बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है ना, तो नेचर के बेसिस पे कंपाउंड हो सकता है एसिड, बेस और सॉल्ट्स। तो आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है ना, यही मेन मेन क्लासिफिकेशन है जो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं क्लास 10 तक, मेनली हम यही सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो सोर्स के बेसिस पे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक आप लोग जो चैप्टर आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर ही बेस्ड पूरा चैप्टर है। ठीक है ना, ऑर्गेनिक क्या है, यानी कि ऐसे कंपाउंड जो लिविंग थिंग से मिलते हैं जनरली, जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है। इनऑर्गेनिक क्या है, जो अर्थ कट से मिलते हैं जनरली और जिनको लैब में सिंथेसाइज किया जा सकता है। केमिकल बॉन्ड के बेसिस पे आपको पता है कि केमिकल बॉन्ड मेनली हमारे दो तरह के होते हैं, आयनिक और कोवेलेंट। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उसको आयनिक कंपाउंड कहते हैं, जो बनते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में, जैसे कि NaCl। और कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो हमारे नॉन मेटल्स के बीच में बनते हैं और जो बनते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे H2O, CO2, NH3। ये हमेशा नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेंगे। आपके जितने भी एसिड हैं, HCl, H2SO4, HNO3, CH3COOH, ये सारे एसिड कोवेलेंट कंपाउंड ही होते हैं एक तरह के। ओके, अब आता है नेचर के बेसिस पे। तो नेचर के बेसिस पे कंपाउंड हो सकता है या एसिड या बेस या सॉल्ट, और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक, अब इसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं करूंगा क्योंकि इस चैप्टर में हमें बात ही इन्हीं के बारे में करना है मेन। तो अब सीधा आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें थी जो पता होनी चाहिए शुरू करने से पहले। तो ठीक है ना, तो कंपाउंड समझ में आ गया ना। अब बारी बारी से शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे एसिड की, फिर बेस की, फिर सॉल्ट की। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास लिखने विखने का, मेन मेन पॉइंट्स को समझते हुए चलेंगे। एसिड क्या है, देखो दो डेफिनेशन हो सकती है, ओल्ड डेफिनेशन, दूसरा मॉडर्न डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन बेस्ड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर, जैसे कि ओल्ड डेफिनेशन कहती है एसिड की कि एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, ऐसे कंपाउंड जो टेस्ट में खट्टे हैं। ठीक है ना, कोरोसिव इन नेचर, जनरली एसिड कोरोसिव होते हैं, हमेशा नहीं लेकिन जनरली सोर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर एंड कैन चेंज, और जो ब्लू लिटमस को बना दे रेड, ऐसी चीजों को हम बोलते हैं एसिड। क्लियर, तो ये नॉर्मल डेफिनेशन हो गई कि द कंपाउंड्स व्हिच आर सोर इन टेस्ट, कोरोसिव इन नेचर एंड कैन चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड आर कॉल्ड एसिड। ठीक है, मॉडर्न डेफिनेशन थोड़ी अलग बात करती है, और मॉडर्न डेफिनेशन जो हम पढ़ते हैं ये किसकी है, ये आर्हेनियस की डेफिनेशन है। ठीक है ना, आर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे। देखो, क्लास 12 तक एसिड बेस के हमें, एसिड या बेस इनकी डेफिनेशन के हमें अलग अलग फंडे पढ़ने को मिलते हैं। ये तो अब ये किसका है ये तो पता ही नहीं चलता, क्योंकि ये तो नॉर्मल फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है, सोर, कोरोसिव, ये सब बातें। अब तीन साइंटिस्ट हैं इसमें, आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, तीन मतलब अलग कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के। एक है आर्हेनियस जो हमें पढ़ना है, एक होता है ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो 11th में है, और एक होता है लेविस। ठीक है ना, ये तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो बाकी दो 11th में ही पढ़ने को मिलते हैं, यहाँ पर आर्हेनियस का ही कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जो बताता है कि एसिड वो है जो H+ आयन रिलीज करता है, किसमें, वाटर में, या फिर ऐसे कह लो जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में, यानी कि जो पानी में मिलाने पर H+ आयन रिलीज करे, दैट इज कॉल्ड एसिड। अंडरस्टैंड, कोई भी ऐसी चीज जो H+ आयन रिलीज करता है दैट इज कॉल्ड एसिड अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। जैसे कि अब फिर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस किसी भी एसिड में कौन सा एलिमेंट कंपलसरी है, जो एलिमेंट होना ही होना चाहिए। तो साफ दिख रहा है कि आर्हेनियस की डेफिनेशन कहती है कि H+ आयन रिलीज करता है एसिड। तो H+ आयन तो तभी रिलीज करेगा ना जब उसके अंदर हाइड्रोजन होगा। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, हाइड्रोजन इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट फॉर एनी काइंड ऑफ एसिड। किसी भी एसिड में हाइड्रोजन जरूरी है। तो काफी हद तक ठीक है, क्लास 10 तक जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसमें ये डेफिनेशन ठीक बैठती है, कहीं दिक्कत नहीं करती। 11th में जाके काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर आर्हेनियस की डेफिनेशन से काम नहीं चल पाता, तो हमें ब्रॉन्स्टेड, लॉरी और लेविस की भी थ्योरी पढ़नी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर फिलहाल क्वेश्चन इससे नहीं आएगा, आर्हेनियस तक ही सीमित रहेगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन जरूरी है, और बाकी सब तो खैर वही सब बातें हैं। अब जैसे एग्जांपल इसके क्या हो सकते हैं, HCl।
आपने इसको पानी में मिलाया, कहने का मतलब ये है कि कोई कंपाउंड है, वो अपने एक्वस सॉल्यूशन में तुरंत एसिड रिलीज करेगा, मतलब H+ रिलीज करेगा, दैट इज एसिड। सिंपल सी बात है। HCl को जैसे ही पानी में मिलाओगे, आपको पता होना चाहिए कि HCl है हाइड्रोजन क्लोराइड, ये गैस होती है। अब जब इसको वाटर में मिलाओगे तो ये H+ और Cl- में बढ़ जाएगा, और तब हम इसको कहते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसी तरह से मान लो हमारा है H2SO4, जैसे ही आप इसको वाटर में डालोगे, 2 हाइड्रोजन रिलीज करेगा और बनाएगा SO4-2, इसको क्या बोलते हैं? सल्फेट। इसी तरह से हमारा एक एसिड है HNO3, ये क्या होता है? H+ रिलीज करेगा और रिलीज करेगा NO3-1, इसको बोलते हैं नाइट्रेट। ठीक है ना? इसी तरह से एसिड जो होते हैं, और हमारा है जैसे कार्बोनिक एसिड H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड होता है। इसको वाटर में डालोगे तो 2H+ और बनाएगा CO3-2, ये क्या है? कार्बोनेट। इसी तरह से हमारा हो सकता है एसिटिक एसिड CH3COOH, वाटर में मिलाओगे तो बनाएगा कौन सा? देखो इसमें 4 H हैं, 3 हाइड्रोजन इधर है, 1 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन निकलेगा, ये किनारे वाला, तो बनेगा H+, और ये जो पूरा का पूरा ये बचेगा CH3COO, इसको क्या बोलेंगे? एसीटेट, क्योंकि ये बना है एसिटिक एसिड से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एसीटेट। ओके, तो ये हमने देखे एसिड के कुछ एग्जांपल और उसका डिसोसिएशन। उसके बाद एसिड का हमें पढ़ना होता है क्लासिफिकेशन। एसिड का क्लासिफिकेशन कैसे हो सकता है? तो एसिड का क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, क्योंकि एसिड की भी कोई एग्जैक्ट कोई मतलब अलग अलग तरीके से हम एसिड को भी क्लासिफाई कर सकते हैं, क्योंकि एसिड में भी काफी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, और अगर किसी भी चीज में काफी सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिले तो उसके क्लासिफिकेशन काफी तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, तो एसिड का क्लासिफिकेशन भी पहला हम लोग करते हैं सोर्स के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड क्या हो सकता है। फिर वही बात है कि ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एसिड कैन बी टू टाइप, नंबर 1 ऑर्गेनिक, एंड नंबर 2 इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एसिड को ही हम मिनरल एसिड भी कहते हैं। क्लियर? दो क्लासिफिकेशन हो सकता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन क्या थी? जो लिविंग थिंग से मिले। तो ऑर्गेनिक एसिड ऐसे हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं, जो हमको लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल से मिलने वाले। इनऑर्गेनिक एसिड क्या हो जाएंगे? वो जो हमें नॉन लिविंग सोर्सेज से मिले। नॉन लिविंग सोर्सेज इन द सेंस अर्थ क्रस्ट मिनरल्स, और जिसको हम लैब में बना सकें उसको बोलेंगे नॉन लिविंग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड, लिविंग सोर्सेज से मिलने वाले। अगला है कि क्या हम इसका टाइप्स वगैरह, इसमें इसमें क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। जैसे हमें पता है कि ऑर्गेनिक एसिड लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। अब लिविंग, कौन सी लिविंग चीज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है, इस पर क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा पता होना चाहिए हमें। जैसे कि कौन कौन सी एसिड है हमारा, सबसे पहला है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये हमको मिलता है रेड आंट से। ठीक है ना? रेड आंट, और जो हनी बी होती है उससे भी हमें मिलता है ये। ठीक है ना? हनी बी, रेड आंट और हनी बी जब काटती हैं तो आपने देखा होगा काफी पेन होता है, तो पेन इसी वजह से होता है क्योंकि वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती हैं, और वही हमारी बॉडी पे इचिंग करता है, जिसकी वजह से हमें पेन होता है। क्लियर? इसके अलावा हमारा है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड हमें मिलता है जनरली विनेगर से। असल में ये बात तो कहना ठीक नहीं है, लेकिन होता यही है कि विनेगर एक्चुअली में एसिटिक एसिड से बनाया जाता है, लेकिन विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, तो हम बोल देते हैं कि विनेगर से हमें एसिटिक एसिड मिलता है। जबकि रियलिटी ये है कि एसिटिक एसिड अलग होता है और विनेगर तो उससे बनाया जाता है कायदे में, हमने पिछले वाले चैप्टर में देखा भी है ये। ठीक है ना? इसके बाद हमारा है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को हम विटामिन सी भी बोलते हैं। ये हमको मिलता है आंवला से, जो इंडियन गूसबेरी बोलते हैं जिसको, आंवला। ठीक है ना? खट्टा। फिर होता है हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड हमारा सिट्रस फ्रूट से मिलता है, जैसे कि हमें मिलता है ऑरेंज से, और हमारे ग्रेप्स में भी होता है ये। और भी कोई सिट्रस फ्रूट आप समझ लो, जो भी होते हैं खट्टे फल, उन सब में सिट्रिक एसिड होता है। इसके बाद एक होता है हमारा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड हमें कहाँ मिलेगा? टार्ट्रिक एसिड मिलेगा टैमेरिंड में। ठीक है ना?
टेमरिंड में भी मिलता है और ग्रेप्स में भी टार्ट्रिक एसिड होता है। फिर एक होता है हमारा मैलिक एसिड। देखो एक चीज के अंदर एक से ज्यादा टाइप के एसिड हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। मैलिक एसिड जनरली हमको मिलता है एप्पल से, लेकिन ग्रेप्स के अंदर भी मैलिक एसिड होता है। देखो ग्रेप्स के साथ कहानी क्या है, मैंने यहाँ भी ग्रेप्स लिखा, मैंने तीनों में ग्रेप्स लिखा है। होता क्या है कि अंगूर खट्टे हैं, शुरू शुरू में अंगूर खट्टे होते हैं, धीरे धीरे समय दर समय वो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं और मोटे ताजे होने के साथ साथ वो मीठे भी होते जाते हैं। तो उसी दौरान उसमें अलग अलग एसिड बनते रहते हैं, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग टाइप के एसिड उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो जनरली सिट्रिक ग्रेप्स तो वैसे तो सिट्रिक एसिड में ही मिलता है, सिट्रिक एसिड मतलब ग्रेप्स में ही मिलता है, लेकिन टार्ट्रिक एसिड भी मिल जाता है ग्रेप्स में, और मैलिक एसिड भी समटाइम देखने को मिलता है। इसके बाद एक हमारा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलेगा भाई? लैक्टिक एसिड मिलता है कर्ड में या फिर सोर मिल्क में। जब दूध खट्टा हो जाता है, खराब होने लग जाता है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, ठीक है ना। और लैक्टिक एसिड हमारे घुटनों में, पैरों में भी बनने लग जाता है, जिसकी वजह से जो दर्द वर्द होता है, जब हम काफी टहलते वहलते हैं, तो तब जब हमारे पैरों में दर्द होता है, वो जनरली लैक्टिक एसिड के जमा होने से ही होता है, ठीक है ना। ये बायोलॉजी में का पॉइंट है वैसे की, ठीक है। तो ऑर्गेनिक एसिड इसके अलावा और भी हो सकते हैं, जैसे कि यूरिक एसिड यूरिन में होता है, टैनिक एसिड टी और कॉफी में होता है, तो ये भी चीज। मिनरल एसिड क्या है बता दिया है मिनरल एसिड के बारे में। मिनरल एसिड में आपको याद रखना है, आपको स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड याद रखने हैं और आपको वीक मिनरल एसिड भी ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में आपका HCl है, H2SO4 है, HNO3 है। ये तीन तो मेन है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। ये तीन तो मेन मिनरल एसिड है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, HCl, H2SO4, HNO3। इसके अलावा है हमारा HClO4 जो इनसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा है हमारा HBr, इसके अलावा है हमारा HI। ये सारे बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। आपको मैं बता दूं कि HBr और HI HCl से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है वो। लेकिन हमारे सिलेबस में जनरली HCl ही होता है, हम HBr और इन दोनों के बारे में नहीं पढ़ते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड, इसको बोलते हैं हाइड्रोब्रोमिक एसिड, और इसको बोलते हैं हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्लियर? और ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड हैं। वीक एसिड की बात किया जाए तो एक आपको हमेशा याद रखना चाहिए, दैट इज कार्बोनिक एसिड, ठीक है, कार्बोनिक एसिड। इसके बारे में एक पॉइंट याद रखो, ये मिलता है एरेटेड ड्रिंक्स में। एरेटेड ड्रिंक्स हमारी क्या होती हैं, जैसे कोई भी ऐसी ड्रिंक जिसको ओपन करने के बाद उसमें से एफरवेसेंस के साथ में कुछ गैस वैस निकले या कुछ बबल्स वगैरह बने, जैसे कि पेप्सी कोला और फैंटा मिरिंडा, लिम्का, ठीक है। इसके अलावा जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, ठीक है ना, जो ठंडी करके बेची जाती हैं, तो उनमें भी एरेटेड ड्रिंक्स, उनके अंदर भी CO2 मिक्स होता है। असल में क्या होता है कि वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दो और ये कार्बोनिक एसिड बन जाता है। क्लियर? तो उन्हीं सब में ये पाया जाता है। इसके अलावा हमारा हो सकता है H2SO3। ध्यान से देखो, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और H2SO3 को बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड, तो ये एक वीक एसिड है। इसके अलावा हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं CH3COOH, ये हमारा वीक एसिड है। मतलब ऑर्गेनिक एसिड वीक है ऐसा मान लो, ठीक है ना। जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो वीक है। ऑक्जेलिक एसिड ये होता है COOH का होल ट्वाइस, ये भी एक वीक एसिड है। तो ऑर्गेनिक एसिड वीक है। इसके अलावा मिनरल में आपको याद रखना है H2CO3, H2SO3, ये दो मेन है जो वीक एसिड के तौर पे कंसीडर किए जा सकते हैं। इसके अलावा HNO2, देखो ध्यान से, HNO3 स्ट्रॉन्ग है, HNO2 वीक है। HNO3 है नाइट्रिक एसिड, HNO2 है नाइट्रस एसिड, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो सबको पता होनी चाहिए। ओके, तो ये एसिड का क्लासिफिकेशन था सोर्स के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन एसिड का करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। अब हम देखो, एक बात समझो, एसिड का क्लासिफिकेशन होता है बेसिसिटी के बेस पर, और बेस का क्लासिफिकेशन होगा एसिडिटी के बेस पर। क्लियर? हम एसिड पढ़ रहे हैं तो एसिड का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं बेसिसिटी के ऊपर। तो बेसिसिटी के ऊपर तीन बातें हो सकती हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। बेसिसिटी के बेस पर तीन बातें हो सकती हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। ओके, तीन तरह की बातें हो सकती हैं, मोनोबेसिक, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक। इसी को एक बात और समझ लो, मोनोबेसिक को ही मोनोप्रोटिक भी कहते हैं। मोनोप्रोटिक, डाई
प्रोटिक एंड ट्राई प्रोटिक। प्रोटिक क्यों, देखो समझते हैं इसको। मोनोबेसिक एसिड ऐसे बेसिक एसिड है जिनका एक मॉलिक्यूल वाटर में सिर्फ एक H+ आयन रिलीज करता है। डाई बेसिक एसिड ऐसे एसिड हैं जिनका एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है। और ट्राई बेसिक एसिड हैं एसिड ऐसे एसिड हैं जिनका एक मॉलिक्यूल 3 H+ आयन रिलीज करता है पानी के अंदर। पहले तो ये बात समझ आ गई, आसान है। देखो प्रोटिक वर्ड क्यों आया यहाँ पर, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन, प्रोटिक मीन्स प्रोटॉन। आपको पता होना चाहिए कि H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, क्यों ऐसा समझ लो। देखो हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन नहीं होता, आपको पता है ना, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता, जो पहला आइसोटोप है उसका। अब अगर सपोज करो H में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो बन जाएगा H+। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने पे प्लस बनता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया बन जाएगा H+। तो बचा क्या, न्यूट्रॉन तो पहले ही नहीं था, बचा क्या, बचा प्रोटॉन। इसीलिए H+ को प्रोटॉन भी कहते हैं, याद रखना। तो मोनोप्रोटिक मतलब एक H+ निकालने वाला ऐसा एसिड कौन कौन सा है, जैसे कि HCl, इसमें एक हाइड्रोजन है, जैसे कि H2SO नहीं, H2SO4 नहीं, इसमें 2 हैं, जैसे कि HNO3। और समझो, देखो ये दो तो आसान है समझना, क्योंकि इनके अंदर एक ही हाइड्रोजन दिख रहा है, तो एक मॉलिक्यूल एक ही हाइड्रोजन निकाल ही पाएगा। जैसे कि CH3COOH, इसमें आपको देखने को तो 4 हाइड्रोजन दिखेंगे, 3 इधर और एक उधर, लेकिन निकलता सिर्फ एक ही है। तो ये भी एक मोनोप्रोटिक यानी कि मोनोबेसिक एसिड है, ध्यान रखना। डाई बेसिक डाइप्रोटिक एसिड ऐसे हो गए जो एक मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन रिलीज करता है, जैसे कि H2SO4, जैसे कि H2CO3, जैसे कि H2SO3, ठीक है ना। और क्या हो सकता है, जैसे कि COOH का होल ट्वाइस यानी कि ऑक्सैलिक एसिड। तो ये सारे ऐसे एसिड हैं जिनका एक मॉलिक्यूल वाटर में 2 H+ आयन रिलीज करेगा। और ट्राई बेसिक ऐसे एसिड हो सकते हैं जिनका एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, जैसे कि हमारा H3PO4। इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो बनाएगा 3H+ और बनाएगा PO4-3, क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकले ना, देखो 3 हाइड्रोजन निकले 3H+ के फॉर्म में, और PO4 के ऊपर -3 चार्ज, क्योंकि 3 हाइड्रोजन निकले। इसको बोलते हैं फॉस्फेट आयन। फॉस्फोरिक एसिड से बनता है फॉस्फेट आयन, सल्फ्यूरिक से बनता है सल्फेट, कार्बोनिक से बनता है कार्बोनेट, सो ऑन, ऐसे नाइट्रिक से नाइट्रेट। क्लियर, तो आ गई बात समझ में। तो बेसिसिटी के बेस पे एसिड इस तरह से हो सकता है। तो ठीक है, इसी के साथ लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे के लेक्चर में आगे की बातें होंगी। क्लासिफिकेशन हमने कर लिया है, एक क्लासिफिकेशन देख लेंगे अगर और जरूरत पड़ेगी तो करने की, जैसे कि स्ट्रेंथ के बेसिस पे कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, फिनिश, फिर बेस में भी सेम यही पैटर्न रहेगा, फिनिश, फिर सॉल्ट, वो भी हो जाएगा, फिर चैप्टर भी फिनिश। ओके, बाय।